दोस्तों, इन दिनों सेना के कौशल पर बन रही फिल्मों के रिलीज से पहले इस तरह के किस्से खूब सुनने को मिलते हैं कि फला फिल्म में सेना के लाव लश्कर और भारतीय सैनिकों ने काम किया है। लेकिन क्या आपको पता है भारतीय हिंदी सिनेमा की वह पहली फिल्म कौन सी है जिसमें भारतीय सेना के जवानों और उसके लाव लश्कर का पहली बार इस्तेमाल किया गया था? और कौन थे वह रक्षा मंत्री जिन्होंने खुद शूटिंग पर रहकर इसे अपने आंखों के सामने पूरा करवाया था? चलिए आपको ये रोचक किस्सा सुनाते हैं। निर्माता निर्देशक के आसिफ साहब ने अपने जीवन में सिर्फ 2 फिल्मों का निर्देशन किया, मुगले आजम और फूल। फिल्म मुगले आजम को बनाने में 14 साल का समय लगा था। इस फिल्म के निर्माण के समय अनेकों समस्याएं आईं, लेकिन फिल्म के निर्माता निर्देशक के आसिफ साहब ने हिम्मत नहीं हारी। के आसिफ साहब का जन्म 14 जून 1922 में इटावा में हुआ था और 9 मार्च 1971 में हृदय गति रुकने से उनका निधन हो गया। खैर चलिए आइए जानते हैं आसिफ साहब और फिल्म मुगले आजम से जुड़े रोचक किस्सों के बारे में। दोस्तों, के आसिफ साहब ने फिल्म मुगले आजम के लिए यादगार म्यूजिक चाह रहे थे। वो संगीतकार नौशाद साहब के पास गए और बेहतरीन म्यूजिक के लिए नोटों से भरा बैग नौशाद साहब को थमा दिए। नौशाद साहब को के आसिफ साहब का यह अंदाज बिल्कुल पसंद नहीं आया। उन्होंने नोटों से भरा ब्रीफकेस खिड़की से बाहर फेंक दिया और कहा, आसिफ साहब, यादगार म्यूजिक नोटों से नहीं आती। उस जमाने में अमूमन 5 से 10 लाख रुपए में फिल्में बन जाती थी, लेकिन के आसिफ साहब ने फिल्म मुगले आजम के एक गाने प्यार किया तो डरना क्या को फिल्माने में ही 10 लाख रुपए खर्च कर दिए थे। कहा जाता है कि 105 गीतों को रिजेक्ट करने के बाद नौशाद साहब ने यह गीत सिलेक्ट किया था। इस गाने में एक जगह लता मंगेशकर की आवाज़ गूंजती हुई सुनाई देती है। तब रिवर्ब इफेक्ट आया नहीं था और लता जी ये गाना गाते गाते इन लाइनों के आने पर पास के बाथरूम में चली गई थी। फिल्म मुगले आजम के लिए नौशाद साहब उस जमाने के तानसेन कहे जाने वाले बड़े गुलाम अली साहब के आवाज़ में एक गाना रिकॉर्ड करना चाहते थे, लेकिन बड़े गुलाम अली साहब ये कहकर मना कर दिए थे कि वो फिल्मों में गाना नहीं गाते हैं। के आसिफ साहब को मना करने के लिए बड़े गुलाम अली साहब ने यूँ कह दिए कि वह एक गाने का 25,000 रुपये चार्ज लेंगे। उस दौर में लता मंगेशकर, रफ़ी साहब जैसे बड़े गायकों को एक गाने के 300-400 रुपये मिलते थे। के आसिफ साहब ने तुरंत ही बड़े गुलाम अली साहब की मांग मंजूर कर ली और 10,000 रुपये वहीं एडवांस के तौर पर पकड़ा दिए थे। फिल्म मुगले आजम में शहंशाह अकबर, उनकी पत्नी जोधाबाई और सलीम पर एक सीन फिल्माया जा रहा था जिसमें अनारकली की भूमिका निभा रही मधुबाला को बेबसी और लाचारी वाले भाव लाने थे, लेकिन इस सीन में वह बार बार हंस दे रही थी। यह सिलसिला लगातार 7 दिनों तक चलता रहा और हर बार ऐसा होने पर के आसिफ साहब पैकअप का ऐलान कर देते थे। फिल्म मुगले आजम के एक सीन में सलीम को मोतियों पर चलकर महल में दाखिल होना था, लेकिन इस सीन के लिए नकली मोती मंगवाए गए थे, लेकिन आसिफ साहब को इसमें वो असर नहीं दिखा। उन्होंने फिल्म के फाइनेंसर सपूर जी मिस्त्री से असली मोती मंगवाने के लिए 1 लाख रुपए मांगे। आसिफ साहब का कहना था कि नकली मोती पर चलकर कलाकार के चेहरे पर असली भाव नहीं आएगा। मामला खिंचता रहा, आसिफ साहब जिद पर अड़े रहे। तकरीबन 20 दिन बाद सपूर जी ने आसिफ साहब को ईद के मौके पर घर बुलाकर 1 लाख रुपए ईदी के रूप में दिया था। आसिफ साहब ने उन रुपयों से असली मोती खरीदे। उसके बाद यह सीन शूट हुआ था। के आसिफ साहब ने मुगले आजम फिल्म बनाने में कभी भी कोई समझौता नहीं किया। हर छोटी सी छोटी चीज पर बारीकी से नजर रखते थे। इस फिल्म के एक सीन के लिए सुगंधित इत्र के एक तालाब का इंतजाम करना था। आसिफ साहब तालाब में असली इत्र चाह रहे थे ताकि मधुबाला उस सीन को अच्छी तरह से फिल कर सके। प्रोडक्शन टीम ने शुरू में तालाब को पानी से भर दिया था, लेकिन आसिफ साहब का मन नहीं मान रहा था। जब तक असली इत्र का इंतजाम नहीं हुआ तब तक शूटिंग आगे बढ़ाने से आसिफ साहब ने मना कर दिया और फिर असली इत्र आया और 3 दिन बाद शूटिंग पुनः शुरू हुई। भारतीय सिनेमा के इतिहास में पहली बार सेना के लाव लश्कर और सैनिकों का इस्तेमाल हुआ था। फिल्म मुगले आजम में एक सीन में सलीम और अकबर के बीच युद्ध का सीन फिल्माने के लिए जयपुर रेजिमेंट से सैनिकों को भी लिया गया था। इसके लिए के आसिफ साहब ने तत्कालीन रक्षा मंत्री BK मेमन से अनुमति ली थी। बताया जाता है कि इस सीन की शूटिंग के दौरान रक्षा मंत्री स्वयं मौजूद थे। आसिफ साहब अपनी फिल्मों के अलावा अपने व्यक्तिगत जीवन को भी लेकर खूब चर्चा में रहते थे। उन्होंने अपने मामा नाजिर की पत्नी सितारा देवी से शादी कर ली थी। सितारा देवी से शादी के बाद आसिफ साहब ने लाहौर जाकर दूसरी शादी भी की। इसके बाद आसिफ साहब ने सितारा देवी की दोस्त निगार सुल्ताना से तीसरी शादी की।
निगार ने भी फिल्म मुगले आजम में शानदार काम किया है। आसिफ साहब ने चौथी शादी दिलीप कुमार की बहन अख्तर आसिफ से की थी। आसिफ साहब का एक बार दिलीप कुमार की बहन अख्तर बेगम से झगड़ा हुआ। दिलीप कुमार जब बचाव करने पहुंचे तो आसिफ साहब ने कहा, तुम अपना स्टारडम मेरे घर से बाहर रखो। दिलीप कुमार को यह बात बहुत बुरी लगी और दिलीप कुमार इतना नाराज हुए कि फिल्म मुगले आजम के प्रीमियर में भी नहीं गए थे। उन्होंने यह फिल्म रिलीज के 10 साल बाद देखी थी। आसिफ साहब का बचपन बहुत गरीबी में बीता था, इस वजह से वह ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर पाए थे। उन्होंने बड़ी शिद्दत और मेहनत से मुगले आजम फिल्म बनाई थी। इस फिल्म के बाद उन्होंने फिल्म सस्ता खून महंगा पानी और लव एंड गॉड बनाने का काम शुरू किया था, लेकिन 9 मार्च 1971 को हृदय गति रुकने से उनकी मृत्यु हो गई थी और उनकी ये फिल्में अधूरी रह गई थी। फिल्म लव एंड गॉड को बाद में साल 1986 में उस समय के चोटी के निर्माता केसी बुकाड़िया ने रिलीज किया था। तो दोस्तों, ये था निर्माता निर्देशक के आसिफ साहब और फिल्म मुगले आजम से जुड़े कुछ रोचक किस्से। मिलते हैं फिर एक फिल्मी स्टोरी के साथ। नमस्कार।